हेलो फ्रेंड्स, बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर अंडमान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, खास करके बिगिनर्स का स्वागत है। अगर आप बिगिनर हैं, रॉड फिशिंग की तरफ आप आना चाहते हैं, यानी रॉड फिशिंग अगर आप बहुत से चैनल्स में देखते होंगे, आपके अड़ोस अपने इलाकों में देखते होंगे कि बहुत से एंगलर्स हैं जो रॉड लेकर फिशिंग करने जाते हैं, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसे जो बिगिनर्स हैं ना, जिनको रॉड के बारे में, रील के बारे में, लाइन के बारे में, लूर के बारे में जो समझ कम है, जो सीख रहे हैं अभी पहले दौर में अपना, वो बड़े कंफ्यूज हैं। क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट है, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत मज़ा है, एक एन्जॉयमेंट है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं, इसको मैं क्लियर करूँगा। आगे आज का पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपके लिए वीडियो ख़ास मैंने एक बनाया है, जिसमें मेरा मकसद है कि एंगलिंग जो एक स्पोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके साथ साथ हमारे इंडिया में भी जिस पैमाने पर ये एंगलिंग का जो ये एक हॉबी, एक शौक सब पर है, और आप उस पर जुड़ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। तो पूरा वीडियो आज का देखें। तो बिगिनर्स, मेरे भाई, मेरे बिगिनर्स फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो में हैं अभी। फ़िलहाल जो प्रो एंगलर्स हैं स्किप कर दिए हैं, आप बिगिनर हैं तो वीडियो में बने हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये रॉड फिशिंग है क्या, ये एंगलिंग है क्या। एंगलिंग कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है। ओके, एंगलिंग से आपको एक अलग सा अनुभव मिलता है, एक अलग सी फीलिंग मिलती है। यानी एंगलिंग एक जेंटलमैन स्पोर्ट्स मैं कह सकता हूँ उसको, जिसको एंगलिंग को जो मैंने समझा है। अगर आप मैं छोटा सा एक वाकया आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं, वो हमारे यूट्यूब में उनका एक किसी का तरीके से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया मेरे वीडियोस वगैरह देखने के बाद में। और उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहला जो वर्ड था उनका था थैंक यू सुलेमान भाई, एक लाइव देने के लिए। तो मैं बड़ा मुस्कुराया मन ही मन पढ़ने के दौरान। मैंने पूछा, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप थैंक यू बोल रहे हैं मुझे। तो वो जो बंदा है, वो बंदा जो है भाई मेंटल डिप्रेशन में इतना चला गया था ना, वो कारण मैंने पूछा भी नहीं, और मैं मुनासिब भी नहीं समझा कि कारण बताओ भाई क्या हुआ था मेंटल डिप्रेशन में जाने का। उसने कारण बताया भी नहीं, मैंने पूछा। यानी मेंटल डिप्रेशन, आदमी जब मानसिक तौर पे जब बीमार हो जाता है ना, तो उसको समझ में आता नहीं है कि सही और गलत क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था, तो वीडियोस देख रहा था, तो आपका वीडियो मुझे नज़र आया, जिसमें मैं एक वीडियो था ना, जिसमें मैंने एक छोटे से हार्बर के ऊपर खड़े होकर एक रॉड रील को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसको मैंने बताया था। तो भाई ने वो वीडियो को देखा और उसके बाद उसने रॉड रील की तरफ आया, रॉड फिशिंग की तरफ वो प्रवेश किए। उसके बाद आज वो कहते हैं कि भाई जब मैं सीखा ना, उसके बाद लाइफ में एक अलग सा बदलाव आया। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो एंगलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप को सबसे बढ़िया हीलिंग मिलता है, जो मानसिक तौर पे। क्योंकि आप देखते हो कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जैसा मैं आप बैठा हूँ, समंदर है, खुला आसमान है और शांति है। इंसान चाहता क्या है? शांति चाहता है, मन की शांति चाहता है। तो एंगलिंग एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें आपके अंदर फाइट करने का जज्बा आपके अंदर आएगा। दूसरा, आपके अंदर सब्र करने का एक जज्बा आएगा। बहुत लोग होते हैं ना कि जल्दबाजी कर देते हैं, कोई काम में निकलते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, वो काम उनका होता नहीं। वजह यह है उनके अंदर सब्र नहीं है, यानी सहते नहीं है वो। तो एंगलिंग आपको सब्र करना और मानसिक तनाव से दूर करना, और तीसरा, जो आप विक्ट्री को पाते हो ना एक फ़िश पकड़ने के बाद, जो, क्योंकि एक एंगलिंग ऐसा चीज़ है जिसमें आप एक आर्टिफिशियल लूर के साथ में आप अपने टेक्निक के माध्यम से एक फ़िश को कैच करते हो, वो एंगलिंग। उसमें आप रॉड रील को ही यूज़ करोगे। जब उसमें एक विक्ट्री मिलता है, आपको बहुत कास्ट करते हो, उसके बाद एक जब विक्ट्री मिलता है तो वो आपका एक ट्रॉफी रहता है। तो ये रही एंगलिंग के कुल मिला के बातें कि एंगलिंग क्यों करें। एंगलिंग स्पोर्ट्स भी है
और उसको मैं तो यही बोलूँगा, जो भी बिगिनर्स रॉड रील से फिशिंग सीख रहे हैं, एंगलिंग सीख रहे हैं, उनसे मैं यही हमेशा बोलूँगा कि आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको करना है इज़्ज़त समंदर की, आपको करना है इज़्ज़त नेचर की। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। और ऐसे फिश को बिल्कुल ना पकड़ें जिसको पकड़ना मना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कभी भी कोशिश ये करें कि आप समंदर में फिशिंग करते हो तो समंदर को अपनी तरफ से गंदा ना करें, ठीक है? क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जिस तरीके से हमारे फॉरेस्ट विभाग हैं, जो वाइल्ड लाइफ वाले डिपार्टमेंट है, ये समंदर को साफ़ रखने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। प्लास्टिक फ्री रखने की हमेशा कोशिश इनकी रहती है, सेंचुरी को बचाते रहते हैं। तो चलिए, अब ये सारी बातें हैं, अब चलते हैं सीधा हम अपने अहम मुद्दे में। आप बिगिनर हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या रॉड क्या रील लेते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं किसी रॉड रील का, लाइन का, ये कैसे सिलेक्शन करते हैं, इसमें बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले रील को लेके। रील जिसमें रील जिसको बहुत लोग मशीन बोलते हैं, कुछ लोग उसको सिविल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है रील। जो रील जिसमें लाइन आपका रहता है, ब्रेडेड लाइन, यानी धागा जैसा लाइन होता है, वो उसके अंदर होता है। और कॉन्सेप्ट ये है रील का, हैंड लाइन जैसा हम खेलते हैं ना, जब कोई फिश हमको लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हैंड लाइन में हाथ के ज़रिए हम उसको दबा दबा के फिश को जाने देते हैं और वापस अपनी तरफ तानते हैं। यही काम आपका रील करेगा। रील ये करेगा कि इस रील में एक ड्रैग होता है, जो आपको स्क्रीन में हमेशा मैं दिखाता हूँ। ड्रैग जिसको हम टाइट करेंगे तो रील, लूज़ करेंगे तो लाइन आराम से निकलेगा, ज़रा सा टाइट करते जाएंगे तो लाइन और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलेगा, यानी कि रुक कर निकलेगा। तो फिश को जब फाइट करता है, फिश फाइट करता है तो लाइन तो जाएगा, लेकिन उतना ताकत नहीं मिलेगा फिश को लाइन लेके जाने का, तो लाइन टूटता भी नहीं। तो चलिए, अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि बिगिनर्स को एक चीज़ है कि ये बिगिनर्स जो है ना, रील कुछ भी ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जो चाइनीज़ रील हैं उसमें फ़िश नहीं लगेगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा, लगता है फ़िश उसमें भी लगता है, क्यों नहीं लगेगा, लगता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप, बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं ना कि वो 2000, 2500, 3000 के जो चाइनीज़ रील है उसके ऊपर चले जाते हैं। अगर उसमें 1000-2000 रुपये ऐड करोगे ना, आपको ब्रांडेड रील्स मिल जाएंगे। ब्रांडेड रील्स में होता क्या है, ब्रांडेड्स में शिमानो है, डाइवा है, ओकुमा है, पेन है, ये 4 बड़े ब्रांड्स हैं। ओके, इंडिया में मैंने देखा है कि शिमानो जिसकी सर्विसिंग हो रही है, साथ में ओकुमा इसकी भी सर्विसिंग हो रही है। महाराष्ट्र में हिल टू ओशन इनके डीलर हैं, और शिमानो के तो पेलाजिक ट्राइब हैं और बहुत बड़े डीलर हैं इंडिया के। तो शिमानो के रील्स आपको स्टार्टिंग जो रेंज है वो 4-4.5 से लेके 1 लाख रुपए तक का रील शिमानो को मिल जाते हैं। रील के साइजेस हैं, रील 1000 साइज से लेके 1000 सीरीज़ के साइज से लेके 20,000 के सीरीज़ तक के शिमानो के रील्स हैं, डाइवा के रील्स हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं ना कि आप बोलते हैं भाई मैं क्यों ब्रांडेड लूँ, मैं तो चाइनीज़ ले लूँगा, काम हो जाएगा। मैं ये बोलूँगा आपको, अगर आप चाइनीज़ रील लेने जाते हो ना तो उसमें फ़िश लगेगा, लेकिन वो सॉल्ट वाटर में जब आप यूज़ करते हो ना तो उसके कुछ बैरिंग्स होते हैं जो सील्ड होता नहीं। तो उसके वजह से क्या होता है कि आप 1 महीने के बाद में आपको रील के अंदर में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। आप उसको फील करना शुरू करते हो कि यार मैं रील वाइंड करता हूँ तो लेकिन खर 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 आवाज़ आता है। आपको लगता है ग्रीस खत्म हो गया, नहीं, वो उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ब्रांडेड रील्स की तरफ ही जाएँ। ओके, ये करें कि शौक तो है लेकिन लेना है, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें, कोशिश करें सेकेंड हैंड भी मिल जाता है। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें हमेशा शिमानो के, डाइवा के, पेन के सारे जो रील्स हैं ये सेकेंड हैंड मिल जाता है आपको, तो इंतज़ार करें, अच्छा एक रील ले, ठीक है। और रील में लाइन जो है हम चढ़ाते हैं, ब्रेडेड लाइन, ये आप गेम के ऊपर डिपेंड करता है, गेम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसा मैं अमूमन जो है स्पिनिंग रील में मैं 40 LB का ब्रेडेड लाइन यूज़ करता हूँ, 40 LB ब्रेडेड लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 35 to 40, ये इसी के बीच में मैं अपने ब्रेड को रखता हूँ। तो उसमें क्या है, छोटे रील में लाइन ज़्यादा चढ़ेगा, जितना मोटा लाइन रहेगा आपका उतना कम चढ़ेगा रील में, और उसमें आप एक बड़े फिश के साथ फाइट नहीं कर पाओगे।
और जितना आपका सीरीज़ बढ़ता है रील का, अब जैसा मैं सारोगोसा 14,000 यूज़ करता हूँ, उस रील में मैं 80 LB का ब्रेड यूज़ करता हूँ, तो कम से कम एक 260-70 मीटर तो चढ़ ही जाता है अगर उसको तरीके से हम चढ़ाते हैं तो। और पतला लाइन रहने से आपका जो लूर जो है ना बहुत लंबा कास्ट कर सकते हो, उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छे रॉड की। तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे बात करते जब है ना, जब मुझसे पूछते हैं, जब मुझसे बोलते हैं कि सुलेमान भाई मुझे रॉड रील ख़रीदना है, तो मैं पूछता हूँ उनसे भाई आपका बजट क्या है। नहीं, मैं पहले पूछता हूँ कि आपको कितना बड़ा फ़िश कैच करना है। तो बोलते हैं भाई मुझे 18 से 20 किलो तक का फ़िश बड़े आराम से मिल जाए वैसा सेटअप चाहिए। तो फिर मैं उनसे बजट पूछता हूँ, वो बोलते हैं भाई मेरा बजट कम से कम 5 से 6 हज़ार। तो मैं उनको धोखा तो नहीं दूंगा, मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ये रेंज में आपको इतना सेटअप वैसा सेटअप नहीं मिलेगा। वो जीटी मारना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि एक जीटी एक ऐसा फिश है, जीटी हो गया, टूना हो गया, ये सारे ऐसे फिश हैं जो कि जैसे ही वो आपके लूर को बाइट करता है ना, उसके बाद वो आपके रील से कम 30 से 40 मीटर लाइन वो ले चला जाता है। अगर आपका रील बड़ा हो जिसमें गियर ड्रैग की जो कैपेसिटी हो ज़्यादा हो, तो वो फिश रुकता है। वरना छोटे रील में बहुत लोग क्या करते हैं, छोटे रील से ट्रॉलिंग करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा छोटे साइज़ वाले रील 4000, 5000, 6000 जैसे सीरीज़ के जो रील्स हैं ना, उसमें आप ट्रॉलिंग मत करिए। उसमें होता क्या है कि आपका बोट एक चाल में है जो 8 से 9 नॉट्स के स्पीड में आपका बोट चलता है, और फिश जब उसको बाइट करता है तो वहाँ से फिश अपना एक दौड़ लगाता है और बोट अपना चलता रहता है। उसी गैप में आपके रील से सारा लाइन ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो बीच में मैंने बात ऐड किया है। रील ब्रांडेड लीजिए। अगर आप स्पिनिंग करते हैं, जैसे छोटे छोटे फिश को टारगेट करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 8 किलो तक के अगर फिश को टारगेट करते हो ना, मैंग्रोव जैक हो गया, बारामुंडी हो गया, ये सारे फिश को अगर आप टारगेट करते हो तो आप 5000 का रील आपके लिए बेस्ट है। 5000 सीरीज़ की जो रील्स हैं ना वो बेस्ट है। शिमानो के हैं, ओकुमा के मिल जाएंगे आपको, हिट ओशियन में इनकी पूरी सर्विसिंग होती है। शिमानो का मिल जाएगा, पैलाजिक ट्राइब में इनका पूरा सर्विसिंग हो जाता है शिमानो के रील्स का। और अब रहा दूसरा जो बात, वो है रॉड के बारे में। रॉड का काम है एक फिश के साथ फाइट करने के लिए, रॉड का एक अहम रोल होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि कुछ भी रॉड लेके निकल जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है आपको। जब एक फ़िश लगता है ना, वो आपकी मेहनत है, बहुत काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जब आपको एक फ़िश लगता है तो आपके रॉड से उस फिश को फाइट करने के लिए रॉड में उतना दम होना बेहद ज़रूरी है। जैसा मैं डाइवा के रॉड्स यूज़ करता हूँ, हल्के हैं, लाइट वेट हैं। अगर आप चाइनीज़ रॉड में जाओगे ना, बहुत वज़नदार रॉड्स होते हैं। और मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि मैं जो यूज़ करता हूँ आप यूज़ करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं डाइवा के रॉड्स यूज़ करता हूँ। डाइवा फैंटम वर्सेटाइल यूज़ किया है मैंने, डाइवा फैंटम स्नैपर यूज़ किया है। ये 2 रॉड्स बहुत हल्के हैं, लाइट वेट हैं। अच्छे से अच्छे बड़े फ़िश को मैंने इससे टैकल किया है। अगर आप शोर में फ़िशिंग करते हो, जैसे मैं शोर के बगल में हूँ, और शोर एरिया में जब आप फ़िशिंग करते हो, आपको लगता है कि अगर मैं गहराई में कास्ट करना है, मुझे दूर कास्ट करना है, अगर कुछ जीटी आइसक्रीम जैसे लूर्स हैं, बेबी स्कीपर जैसे लूर्स हैं, कुछ स्पून्स हैं, कुछ जिग्स हैं, आपको दूर कास्ट करना है, तो आप 7 या 8 फीट के रॉड लेके आप कास्ट करोगे ना, उतना दूर नहीं जाएगा। अगर आपको लॉन्ग कास्ट करना है तो कम से कम 9 फीट, 10 फीट, 8 से ऊपर मान के चलिए, 8, 9, 10, ये 10 फीट जितना लंबा आपका रॉड होगा, जितना आप उसको फोर्स लगाओगे ना कास्टिंग के दौरान में, और लाइन उसमें अगर 40 LB का लाइन अगर हो, तो लाइन आपका मदद करता है लूर को ट्रैवल कराने में। और रॉड के सपोर्ट से, रॉड से जब आप लचका के जब कास्ट करते हो ना, वो जाता है दूर, जहाँ आपका स्ट्राइक जोन है वहाँ तक वो पहुँचता है। तो उसके लिए आपको रॉड का भी अच्छा लेना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। रॉड एक अच्छा लें आप। और दूसरा चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ना लूर्स के बारे में, लूर के मामले में बड़े कंफ्यूजन में है। मैं ये आपको बोलूँगा, एक सजेशन दूंगा, जहाँ पे फिश होता है लूर आप कुछ भी ट्राई करते हो, कभी कभी लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कंडीशन मटमैला पानी है, पानी गंदा है, लेकिन आपको पता है वहाँ पे बारामुंडी का फीडिंग हो रहा है, वहाँ पे मैंग्रोव जैक नज़र आ रहा है आपको, हैंडलाइन से लोग निकाल रहे हैं, लेकिन आप लूर कास्ट कर रहे हो, आपको लगता नहीं है। पहला चीज़ ये समझना है कि आप जिस लोकेशन में फ़िशिंग करने गए हो ना,
वहाँ क्या कुछ पानी के अंदर कुछ रॉक स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, पेड़ उड़ गिरे वगैरह हैं कि नहीं, उसको पहले आपको देखना है। तो उससे होता क्या है कि आप जब कास्ट करते हो तो अगर एक रॉक एरिया के बगल से, जैसा मैं अगर मैंग्रोव्स या बैक वाटर्स में अगर मैं फ़िशिंग करता हूँ तो मैं सॉफ्ट फ्लोर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सॉफ्ट फ्लोर अगर पानी गहरा है तो मैं जिगेट का वेट मैक्सिमम मैं जिगेट 14 ग्राम का यूज़ करता हूँ। उसमें मैं ब्रांडेड चीज़ को शुरुआत से ही मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। तो जैसा मैं जी मैन के कुछ जो लूर्स है ना, उसमें क्या है, यूवी मटेरियल उसमें रहता है। अगर मटमैले पानी में आप कास्ट करते हो तो आसमान में जो सूरज की रोशनी जो पड़ेगी पानी के अंदर आएगी, वो रोशनी उस लूर को अब्जॉर्ब करेगा और लूर जो है फिश को दिखाता है। तो ये एक टेक्निक है और बहुत से वीडियोज़ हैं मैंने जिसमें मैंने कास्टिंग टेक्निक कैसा कैसा करना है आपको बताया है मैंने, आप उसमें ज़रूर जाके देख सकते हैं। और जैसा शैलो वाटर एरिया है कि यहाँ पे अगर हम देखें पीछे साइड में, आप ज़रा शैलो है, रॉक है नीचे, यहाँ अगर आप फिशिंग करोगे तो क्या यूज़ कर सकते हो। शैलो वाटर्स में आप छोटे साइज़ के पॉपर्स वगैरह ट्राई कर सकते हो स्पिनिंग सेटअप के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है वो है टाइड। हमारे बहुत से भाई क्या करते हैं ना, उनको टाइड के बारे में कुछ खबर रहता नहीं है। और सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना है कि फिश का सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कब रहता है। वो है सवेरे सवेरे का वक्त, जब सूरज निकला, सूरज निकलने से लेके 2 या 2.5 घंटे तक एक एक्टिविटी रहता है, पानी ठंडा रहता है। उस टाइम छोटे छोटे बेट बॉल आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, तो वो शिकार में निकलते हैं सवेरे के वक्त। ठीक है, वो एक वक्त है जो सूरज निकलने से 2 घंटे 2.5 घंटे ये जो फिशिंग आप करते हो इसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है कि एक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा रहता है। एक्टिविटी वहीं पे ज़्यादा रहता है जहाँ पे पानी के अंदर रॉक्स वगैरह हैं। जहाँ पे रॉक्स है ना, वहाँ पे छोटे छोटे फिश आपको नज़र आएंगे पानी के ऊपर घूमते हुए। उसको पकड़ने के लिए बड़े फिश आते हैं, तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरा एक चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगा टाइड के बारे में। टाइड जो है ना, अगर आप घर में आपके कैलेंडर होंगे, मैं कैलेंडर देखता हूँ, मैं कैलेंडर से ही मुझे टाइड के बारे में अंदाज़ा होता है। आप कैलेंडर देखोगे 1 से लेके 31 तारीख, एक से लेके 1 2 3 4 करके 31 तारीख तक अगर महीने का कैलेंडर अगर उठा के देखोगे, उसमें पर्टिकुलर कोई एक डेट में ना एक सर्कल बना हुआ होता है जिसके अंदर डार्कनेस नहीं रहता है, सिर्फ एक सर्कल। उस सर्कल का मायना है पूर्णिमा। और एक 14 दिन के बाद एक डेट और आएगा जिसमें एक सर्कल बना होगा, उसके अंदर डार्क शेड होंगे, तो उसके मतलब है अमावस्या। ये पूर्णिमा और अमावस्या का ये जो गेम है ना, बहुत उसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर मैं मान के चलूँ 19 तारीख, ये चलिए आज 19 तारीख मान के चलता हूँ मैं, 19 तारीख को एक डेट है जिसमें अमावस्या आपको नज़र आए, या हाँ 19 तारीख एक मान के मैं डेट बोल दिया हूँ अंदाज़ा में, उसको आप समझ लीजिए। 19 तारीख को अमावस्या है, यानी कि एक सर्कल है, उसके अंदर डार्क शेड बने हैं, यानी एक ब्लैक सर्कल। उससे जो पहले के 5 दिन है ना, 5 दिन पहले पानी में जो करंट है वो बढ़ना शुरू होता है। पानी जब शुरू होता है, हम लोग यहाँ में अंडमान में उसको बड़ा पानी बोलते हैं। बड़ा पानी यानी पानी का जो टाइड का जो बढ़ने का जो हाइट की जो रफ्तार है ना, उसको वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। उस 19 तारीख के पहले के 5 दिन शो शुरू हो जाता है, 5 या 4 दिन जो भी है वो वहाँ से शुरू होना लागू हो जाता है। उसमें आज जैसा 6 मीटर पानी चढ़ा, आज जैसा 1.5 मीटर पानी हाई टाइड में 1.5 मीटर था, तो कल 2 मीटर होगा, 2.5 मीटर होगा, ऐसा करके 6 मीटर 6.5 मीटर 7 मीटर तक पानी जाता है अमावस्या में। जैसे वो डेट जब आप देख लेते हो, डेट 19 तारीख जैसा मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने बताया है, 19 तारीख के बाद में जो डेट्स आएंगे 20, 21, 22, 23, ये 4 दिन को छोड़ दीजिए, वो या 3 दिन को मान लीजिए, 3 दिन को आप छोड़ दीजिए। 3 दिन को छोड़ने के बाद में जो पानी मिलेगा ना आपको अर्ली मॉर्निंग का, वो पानी जो है ना, पानी उस टाइम टाइड शुरू होगा। आप सवेरे के वक्त में फिशिंग करने जब जाओगे तो आपको फिश लगेगा, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। और शाम का वक्त जो हम बोलते हैं ना, वो जब सूरज ढलने से पहले के आधा घंटा जो है ना, वो एक ऐसा एक्टिविटी रहता है, फिश बहुत ज़्यादा भूखे नज़र, ऐसा लगता है मुझे कि वो भूखे रहते हैं उस टाइम में।
आपको लगता है कि अब बड़े फिश आने शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले जो मिलना है मुझे खाना है। तो उस दौरान क्या है ना, आपको फ़िश को कैच करने के लिए ज़्यादा आपको मौके मिलेंगे। तो उसको हम मगरिब का वक्त बोलते हैं। तो उस वक्त में वो सूरज ढलता है, ढलने से पहले के आधे घंटे, ठीक है। रात के वक्त तो जैसा मैंने मेरे बहुत से वीडियोस में देखे होंगे, रात के वक्त मैं मैंग्रोव जैक, बारामुंडी मैं कैच करता हूँ, और सॉफ्ट लूर से, खास करके जीमैन है, अवरूना है, ऐसे सॉफ्ट लूर को मैं यूज़ करता हूँ, और उससे रिज़ल्ट मुझे अच्छे मिले हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे हमको हमेशा एक याद रखना है कि हमको फ़िशिंग जब हम करते हैं ना, मैं सेंसिबल फ़िशिंग करना है। मैं देखता हूँ, मैं तो सॉल्ट वाटर का एंगलर हूँ। मैं सॉल्ट वाटर के फ़िशिंग के बारे में मुझे जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मुझे मालूम है ना, मैं बताता हूँ आप तक, सही जानकारी पहुँचाता हूँ। मैं देखता हूँ कि फ्रेश वाटर में जो स्नेक हेड है, इतने बड़े बड़े स्नेक हेड हैं। आजकल क्या हो जाता है कि स्नेक हेड पकड़ लेते हैं। स्नेक हेड एक साथ अगर लगना शुरू होता है तो 8, 9, 12, 15 पकड़ लेते हैं। मुझे मालूम है खाने के लिए लेते हैं, लेकिन जो फ्रेश वाटर का जो रिसोर्सेस है ना, वो बहुत एक दायरा में है, एक दायरा में है। उस दायरे में आपको फिश को पलने फूलने के लिए मौका देना भी चाहिए। ये मेरी राय है, मैं तो इस पर कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मेरी राय है कि आप 2-3 पकड़े, बाकी को बढ़ने दें, फ्यूचर जनरेशन को भी पकड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन फ्रेश वाटर की ये बात है, लिमिट, एक सेंसिबल फिशिंग करें, बहुत ज़रूरी है सेंसिबल फिशिंग करना। बाद में किताबों में हम पढ़ सकते हैं कि स्नेक हेड एक हुआ करता था, तो ऐसे कुछ फिश हैं। और वैसे ही हमारे जो सॉल्ट वाटर में जो बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जिनको पकड़ना कानूनी अपराध है, उसके बारे में मेरा वीडियो एक मेरे चैनल में है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर जो देखना चाहते हैं ज़रूर उसको देखें। और रही बात समुंदर की, समुंदर बहुत बड़ा है, तो समुंदर बहुत बड़ा है, और इसमें क्या है कि हम एक सेंसिबल एंगलिंग करेंगे ना, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फिश रहेगा हमेशा, उनको फिशिंग करने का मौका उनको मिलेगा। तो आज जिस तरीके से मैंने आपको बताया है रॉड के बारे में, रील के बारे में, कैसे आप उसको चुने, कैसे आप उसको सेलेक्ट करें, लाइन के बारे में मैंने बताया है। ये शौक़ ज़रा सा महंगा है, लेकिन ये शौक़ आपको ना, आपके दिमाग को रिबूट करता है। हम क्या करते हैं ना, हम ऑफिस से निकलते हैं, बहुत सा वर्कलोड रहता है। डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, मेंटल डिप्रेशन में हैं, तो आप एंगलिंग करें। एंगलिंग से आपको एक अच्छा हीलिंग मिलता है, एक अच्छी थेरेपी है वो। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि सेंसिबल फिशिंग करना भी बेहद ज़रूरी है। और जब खुले समुंदर में आप जाते हो ना, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान ये रख के जाएं कि मौसम कैसा है। सबसे पहले तो आप मौसम जानकारी लेकर ही समुंदर में जाएं। समुंदर एक ऐसा जगह है कि वो, उसको मालूम नहीं है कि आप आए हो अंदर, और वो तूफान जब लेना शुरू होता है, जब लहरें बड़ी बड़ी होना शुरू होता है, तो वो समंदर की गलती नहीं है, गलती हमारी होती है कि हम मौसम की सही जानकारी रखते नहीं। बेहद ज़रूरी है कि मौसम की सही जानकारी रखकर हमको समुंदर में जाना है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपको, जो बिगिनर्स हैं ख़ास करके, ठीक है। और जितना मैं कोशिश करता हूँ ना कि एक गेम को सेंसिबल बनाने की, इस गेम को समझाने की लोगों तक, क्योंकि हम तो यहाँ के मेहमान हैं, हम आए हैं, हम चले जाएंगे एक दिन। तो हमारी जो जनरेशन जो आने वाली है, उनको भी इस स्पोर्ट्स का मज़ा लेने का मौका देना होगा हमको। ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है ये। और मुझे मालूम भी है कि एंगलिंग से आप हज़ारों टन फिश तो पकड़ नहीं सकते हो। जितना जो फिशिंग ट्रॉलर्स वगैरह होते हैं ना, वो हज़ारों टन में फिश को पकड़ लेते हैं। लेकिन एंगलर्स क्या करते हैं कि एंगलर्स एक आर्टिफिशियल लूर के साथ में निकलते हैं समंदर में, या शोर एरिया में, वो या फ्रेश वाटर में जाते हैं, वो कास्ट करते हैं, टेक्निक अपना समझते हैं, तब जाके उसको कोई फ़िश लगता है। मुझे मालूम है कि मैं लंबा ये वीडियो हो रहा है, लेकिन आज शायद ये वीडियो मैं बताना मुझे बेहद ज़रूरी है। आप अगर मैंग्रोव्स में फ़िशिंग करते हो ना, जो मैंग्रोव्स को मैंने समझा है, मैंग्रोव्स एरिया में अगर आप जब फ़िशिंग करने जाते हो, तो हमेशा एक बात याद रखें कि वो जो पीरियड मैंने बताया था, जो 19 तारीख वाला, जो अमावस्या या पूर्णिमा का, जो पूर्णिमा होता है या अमावस्या होता है, उसमें पानी जो है बहुत मीटर हाइट में चढ़ता है, और बहुत खाली होता है समुद्र उतरने के दौरान। पानी जब लो टाइड होता है तो बहुत खाली हो जाता है।
वो 19 तारीख के बाद 21, 22, 23, 24 तारीख के बाद में ना पानी में एक घटाव शुरू होता है, यानी कि वो उतना नहीं चढ़ता है जितना पूर्णिमा और अमावस्या के उस डेट में, पर्टिकुलर डेट में चढ़ा करता था। उसके बाद वो धीरे धीरे वो पानी जो चढ़ने का जो सिलसिला है वो कम होना शुरू होता है, माइनस में आना शुरू होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होना शुरू होता है। इसमें क्या है, कभी पानी 1.5 मीटर 2 मीटर, पानी में उतना करंट भी रहता नहीं है। ये सही वक्त रहता है मैंग्रोव्स में फिशिंग करने का। मैंने जो इसको एक्सपीरियंस किया मैंग्रोव्स में है ना, जब पूर्णिमा और अमावस्या में जब पानी बहुत रफ्तार से चढ़ता है ना, फिश क्या करता है, खुले समुद्र से मैंग्रोव्स के अंदर जब आता है वो ट्रैवल करता है उस जगह पे जहाँ पे पिछले 7 दिनों तक पानी नहीं पहुँचा था। यानी उस पीरियड में जो उसको मरा पानी बोलते हैं, पानी में ज़्यादा जान नहीं रहता है, पानी में उतना करंट नहीं रहता है कि पानी बहुत आगे तक जा सके। उस दौरान क्या होता है ना कि पानी दूर दूर तक नहीं जाता है, तो उस दौरान मरा पानी जिसको बोलते हैं, उस पानी में फिश जो है ना उतना दूर ट्रैवल नहीं कर पाता है क्योंकि पानी चढ़ता नहीं है। और पूर्णिमा अमावस्या के पहले के वो 5 दिन, बाद के वो 3 दिन, इस पीरियड में क्या है ना, मैंग्रोव्स के अंदर अंदर तक पानी चला जाता है और बारामुंडी, मैंग्रोव जैक उस जगह पे चला जाता है, दूर दूर तक चला जाता है। आप उसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एकदम मैंग्रोव्स के रूट के अंदर से इधर उधर बहुत किनारे तक चला जाता है, जहाँ तक पानी जाता है तो अपना खाना ढूंढ के जाता है। और जो इस लो टाइड वाले सिचुएशन में, जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, मरा पानी हम बोलते हैं हमें, आप लोग इधर जो ज्वार बाटा जिस तरीके से आप उसको लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे, हम अंडमान में इसको मरा पानी बोलते हैं। उस दौरान होता क्या है कि मैंग्रोव्स में पानी आता है ना, वो बहुत ऊपर तक नहीं जाता, तो फिश एक दायरे में सिमटता है। तो दायरा क्या है, मैंग्रोव्स के अंदर में आप बहुत मैंग्रोव्स के पेड़ गिरे होंगे, कुछ रॉक्स होंगे, तो वहाँ पे बारामुंडी, मैंग्रोव जैक, ये सब छुप के वहाँ शिकार का इंतज़ार करते हैं। बारामुंडी के लिए जब आप रिट्रीव करते हो ना, तो आपको डेड स्लो रिट्रीव करना है। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट होता ये है, बारामुंडी बाइट नहीं करता, बारामुंडी सक करता है, बारामुंडी लूर को सक करता है। तो उस दौरान बारामुंडी उसी शिकार का तलाश में रहेगा जो उसको निकलने में उसको आराम मिले। अब आप देखते हो हैंडलाइन में मलिट लगाते हैं, हैंडलाइन में मलिट, एक जिंदा मलिट को हम लगा के हम कास्ट करके छोड़ देते हैं। बारामुंडी तब तक उसको नहीं पकड़ता है, वो ये देखता है कि वो कब अधमरा सा हो, आधा जान उसका निकल जाए, तब आके वो पकड़ता है। तो इसलिए जब रिट्रीव करते हो तो रॉक एरिया है, रॉक है, पेड़ वगैरह गिरा हुआ है, तो आपको मालूम होना है कि ये मेरा स्ट्राइक जोन है। जब मैं कास्ट करता हूँ लूर को, तो वो सॉफ्ट लूर या हार्ड लूर जो है वो स्ट्राइक जोन में जब आता है ना, वहाँ पे आपको फिश लगने के बहुत चांसेस है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रबर शेड वगैरह यूज़ करें। रबर शेड आपको बॉटम से लेकर आपके फिश को वो टारगेट करता है। आप जब लाते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं वाइंड करता हूँ, मुझे मालूम होता है कि भाई ये मेरा फलाना, ये मेरा स्ट्राइक जोन है, यहाँ अगर मैं ज़्यादा अपने लूर को रखूँगा तो यहाँ पर मुझे फिश लगेगा। मैं दूर कास्ट करता हूँ और स्लो, बारामुंडी के लिए स्लो, डेड स्लो रिट्रीव करता हूँ, पॉज करता हूँ। जैसी जब मैं रिट्रीव करता हूँ तो लूर मेरा यूँ आता है, यूँ आता है, ऐसी नाचते हुए आता है। जब मैं इसको पॉज करता हूँ ना, जब वाइंड करना बंद करता हूँ, तो लूर डाइव लगाता है नीचे की तरफ। तो डाइव लगाने के दौरान बैंग स्टम्प पकड़ता है बारामुंडी, स्टम्प पकड़ता है मैंग्रोव जैक। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक अच्छा एंगलर बना सकता है। और मेरी ये दरख्वास्त है कि समंदर को साफ बहुत रखें, बहुत। तो हमारी खुशनसीबी है कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड में है, और हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है समंदर को साफ़ रखने में, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि यहाँ पे आपको कूड़े कचरे नहीं मिलेंगे, यहाँ साफ़ है, यहाँ का माहौल एकदम साफ़ है। और वजह यह है कि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको साफ़ रखने में ना कोई कसर छोड़ता नहीं है। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो एंगलर्स हैं ना, हम सब की जिम्मेदारी है कि आप समंदर को बहुत साफ रखें। कोरल लाइफ को बचाना है तो प्लास्टिक वगैरह पानी में नहीं फेंकना है। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। मैं जब भी फिशिंग करने जाता हूँ, मैंने आज तक शायद एक साथ मैंने 4 बारामुंडी मैंने कैच किया है, क्योंकि मैं जिसके साथ जाता हूँ मेरे 4-5 लोग दोस्त रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को भी देना होता है। मैं उतना ही फ़िश को पकड़ता हूँ जितना मेरा ज़रूरत है मेरे घर के लिए। हर कोई ताज़ा फ़िश खाने का शौकीन होता है। हम अंडमान वाले जो हैं, हर कोई हमारे हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ़िश को, क्योंकि एक प्रोटीन का एक सबसे अच्छा सोर्स है फ़िश। और मैं लेकिन एक लिमिट में फ़िशिंग करता हूँ। आप भी कोशिश करें कि लिमिट में फ़िशिंग करें, 2 पकड़ें,
2 से 4 पकड़ें, बस अपने दोस्त को दें, बोट वाले को दे दें या अपने घर के पड़ोसी को दे दें जो ज़रूरतमंद हो। तो फ्रेंड्स, आज आपसे मुलाकात करने का एक मकसद भी था कि बहुत दिन हो गया मेरे वीडियोस आए नहीं हैं। अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिशिंग कोशिश है, देखते हैं कि वीडियो कब बनाऊंगा। समंदर, हम लोग एंगलर्स हैं, हमको समंदर से प्यार है। अब देखें, मैं अकेला हूँ, मेरे अगल बगल कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ नेचर को। मैं इज़्ज़त देता हूँ नेचर को। ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत हमारा ज़मीन बनाया है और समंदर सबसे बड़ा नेमत है और इसकी कदर हमको करनी है। और अगर आप मेंटल डिप्रेशन में हैं, फिशिंग में ज़रूर आएँ। सेंसिबल फिशिंग करें, रॉड फिशिंग से मज़ेदार कोई स्पोर्ट्स नहीं है। हम देखते हैं आज महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में, लक्षद्वीप जैसे इलाकों में गेम फिशिंग होता है, कंपटीशन होता है, एंगलिंग कंपटीशन होता है। तो वो सब कंपटीशन में आप शिरकत करें, भाग लें। उसमें ना आपको लड़ने की एक, बोलते हैं ना, फाइटिंग स्पिरिट जगता है, मेंटल कामनेस मिलता है। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि एक स्पोर्ट से आपको मेंटल कामनेस, आप डिप्रेशन से आप दूर हो सकते हो। तीसरा, आप हमेशा क्या करते हो कि हम हारने का एक डर रहता है कि हम हार जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एंगलिंग जब शुरू करते हो ना, तो आपके अंदर एक जीतने की एक जज्बा शुरू हो जाती है। जो हथियार डालने वाली जो बात होती है ना, वो आप ख़त्म करना शुरू कर देते हो। नहीं, मैं लड़ूंगा, मुझे एक फिश को पकड़ना है। वो अंदर एक जिद्दीपना जब आता है तो आप लाइफ में कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और मैं शुक्रिया उस दोस्त को कहूँगा जिसने मुझे एक मैसेज किया था कि वो मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लेकिन एंगलिंग में आने के बाद उसके लाइफ में एक नया बदलाव आया है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है आज तक, लेकिन आज वो एक एंगलिंग की दुनिया में है। वो एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी फ़िशिंग भी वो कर रहे हैं। और ये चीज़ को हम सबको समझना है कि फ़िशिंग आपको मेंटल डिप्रेशन से दूर करता है, आपके अंदर जीतने के एक जज्बा को पैदा करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक चीज़ होता है ना, वो भी आपके अंदर लाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम लिया है मैंने आपका, इसके लिए सॉरी कि, लेकिन मुझे एक आदत सी हो गई है कि आपके सामने आके बैठूं कुछ देर, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और परिवार से ज़्यादा दूर तो रहना बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश करूँगा आने वाले समय में कुछ एक वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ ज़रूर। इंतज़ार करना होगा आपको इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कल ही बना दूँगा, नहीं, आपको इंतज़ार करना होगा वीडियोज़ मेरे आने के। तो कब आएंगे मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आएंगे। तो करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिगिनर्स दोस्तों तक शेयर करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फ्रेश वाटर की मुझे कोई जानकारी नहीं है। फ्रेश वाटर में बहुत से ऐसे बड़े बड़े एंगलर्स हैं। एक हमारे शेख इमरान साहब हैं, डॉक्टर शेख इमरान बोलता हूँ मैं उनको, फ्रेश वाटर के डॉक्टर बोलता हूँ उनको, बेंगलोर के हैं। वो बहुत ही गुणी है भाई, बहुत ही ज्ञानी है फ्रेश वाटर फिशिंग में। तो फ्रेश वाटर के बारे में कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। स्टाइली स्नेक हेड के बारे में पता है कि फ्रॉग से पकड़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपका दिन शुभ हो। सेफ फिशिंग करें, सेंसिबल फिशिंग करें और अच्छी फिशिंग करते रहें। तो मैं सुलेमान लेता हूँ आपसे इजाज़त। अगले एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब ख़ैर।